तो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। आइए आज का सेशन जो है वो हम एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो में रखेंगे, 10 मिनट में कंप्लीट करेंगे केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। हम लोग सीखेंगे कि इस सेशन में कि हमें क्या जरूरत थी कि ग्रेविटी के साथ साथ केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन पढ़ना की जरूरत पड़ी, राइट। हमने ऐसा क्या था, ऐसा क्या कॉमन पॉइंट है जो प्लैनेटरी मोशन और ग्रेविटी में कांस्टेंट है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन पॉइंट की। तो कॉमन पॉइंट ये है बच्चा पार्टी कि जब देखा कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से स्टेबिलिटी है यूनिवर्स की, तो फिर प्लैनेट्स मोशन कैसे कर रहे हैं, क्या उनका कोई खास शेप है ऑर्बिटल का, या फिर उनका एक खास टाइम ड्यूरेशन है, या फिर उनके पास कुछ खास ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से स्टेबिलिटी के साथ साथ वो सन के चारों तरफ मूव कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सारी बातों का जो जवाब है वो केपलर साहब ने दिया। और क्या बोला उन्होंने कहा कि जो प्लैनेट्स हैं वो एक फिक्स शेप में, जिसका एक स्पेशल शेप होता है ऑर्बिटल का, उसमें मूव कर रहे हैं। तो हमें तो पढ़ाया गया था, हमें क्या पढ़ाया गया था, हमें पढ़ाया गया था कि जो सन है वो सेंटर में रहता है और प्लैनेट्स चारों तरफ ऑर्बिटल में घूमते हैं, मतलब सर्कुलर मोशन होता है। लेकिन एक्चुअल में वो सर्कुलर मोशन नहीं होता, उस मोशन को हम लोग बोलते हैं हेलिकल मोशन। क्या बोलते हैं? हेलिकल मोशन। और ये हेलिकल मोशन होता कैसे है, आओ जरा देखते हैं कैसे होता है। लेकिन इसके पहले हमें कुछ टर्म पढ़ने पड़ेंगे। क्या टर्म पढ़ने पड़ेंगे? सबसे पहला तो पढ़ना पड़ेगा लॉ ऑफ ऑर्बिट। क्या है लॉ ऑफ ऑर्बिट, है ना, जरा समझते हैं। ऑर्बिट से तो फिक्स हो गया कि ये उस रास्ते की बात हो रही है, उस पाथ की बात हो रही है, उस ट्रेजेक्टरी की बात हो रही है जिसमें कोई भी प्लेनेट मोशन में है या मूव कर रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो बताया क्या उन्होंने, सबसे पहली चीज बताई कि अगर मान लीजिए हम बात करें कि कोई भी प्लेनेट है, क्या है, कोई भी प्लेनेट है, तो वो एक फिक्स शेप में मूव कर रहा है और उसका शेप कुछ इस तरह से होता है। और इस तरह के शेप वाले फिगर को बोलते हैं एलिप्स। क्या बोलते हैं? एलिप्स, ठीक है। इसमें दो क्वाड्रेंट बनते हैं। कैसे क्वाड्रेंट बनते हैं? एक इधर से बनता है कुछ इस तरह से और एक इधर से बनता है कुछ इस तरह से। तो इसमें दो सेंटर होते हैं, लेकिन सेंटर तो दो हो नहीं सकते, इसलिए कहा जाता है इसमें दो फोकस होते हैं। एक होता है फोकस 1 और दूसरा होता है फोकस 2। तो इस तरह के शेप को एलिप्स बोलते हैं। और अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी प्लैनेट इस तरह के शेप में, इस तरह के हमारे पास पाथ में मोशन करता है, तो उसको बोलते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिटल। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? चलो बहुत बढ़िया बात है। थोड़ा आगे बढ़ाएंगे लॉ ऑफ ऑर्बिट को। तो क्या बताया उन्होंने? पहला लॉ दिया लॉ ऑफ ऑर्बिटल। और क्या बताया उन्होंने? बताया कि एवरी प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द सन in a elliptical orbit and sun is present any one of the two foci। बात समझ में आई कि नहीं आई? जरा देखो समझो। मान लो ये हमारे पास एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है। अब इसमें यहां पर ये हो गया हमारे पास F1 फोकस 1 और ये हो गया हमारे पास फोकस 2, ठीक है। और हम मान के चलते हैं कि F1 में हमारे पास सन प्रेजेंट है। क्या है? F1 में सन प्रेजेंट है। हो सकता है किसी प्लेनेट के लिए F2 में प्रेजेंट हो सकता है किसी प्लेनेट के लिए F1 में प्रेजेंट हो। और कोई भी प्लेनेट है, मान लो ये हमारे पास एक ए प्लेनेट है, तो वो कैसे मूव कर रहा है चारों तरफ? सन के इलेप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है। अच्छा, मैं इस लाइन का आपको मतलब बताता हूं कि सन इज प्रेजेंट एनी वन ऑफ द टू फोकी। इनका मतलब जरा समझ लीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा है कि जब कभी मोशन हम लोग इसका देखते हैं, तो मान लो ये हमारे पास एक इलेप्टिकल हमारे पास ऑर्बिटल है। हो सकता है एक इलेप्टिकल ऑर्बिट हमारे पास कुछ इस तरह का हो, ठीक है, जस्ट मिनट, कुछ इस तरह का हमारे पास इलेप्टिकल ऑर्बिट हो, ठीक है। हो सकता है कुछ इस तरह का हमारे पास इलेप्टिकल ऑर्बिट हो, कुछ इस तरह का इलेप्टिकल ऑर्बिट हो, है ना। या हो सकता है कि कोई ऐसे मूव कर रहा हो इलेप्टिकल ऑर्बिट में, कोई ऐसे मूव कर रहा हो इलेप्टिकल ऑर्बिट में, क्लियर। तो ये मान लो हमारे पास क्या है? F1। ये क्या हो गया हमारे पास? F2। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर F1, इसका F1 है तो यहाँ पर हो सकता है वो इसके लिए F1 हो और इसके लिए F2 हो, क्लियर ना। क्योंकि जो मोशन हो रहा है वो कैसा आ रहा है? वो हो रहा है हेलिकल पाथ में, कुछ इस तरह से। बात समझ में आ रही कि नहीं? कुछ इस तरह से। और सभी प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिटल में अपने अपने स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। जो क्लोजर टू द सन है वो फास्ट कर रहे हैं और जो दूर है वो स्लो कर रहे हैं। अच्छा, इसके लिए आप क्या करो, गूगल में सर्च करो या यूट्यूब में डालो कि एनिमेशन वीडियो ऑफ हेलिकल मोशन ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। तो फिर आपको हो सकता है इस इमेज का विजुअलाइजेशन क्लियर हो जाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो, तो पहली चीज क्या बताई कि एवरी प्लैनेट moves around the sun in an elliptical orbit and sun is present any one of the two foci। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलो बहुत बढ़िया बात। देखो दूसरा पॉइंट क्या उन्होंने बताया
मान लो हमारे पास ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिटल है, ठीक है, और यहां पर हमारे पास सन प्रेजेंट है, वहां पर भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर कॉर्नर है। मेरा ये फेवरेट कॉर्नर है इसलिए मैंने सन यहां पर लिया। और ये हमारे पास फोकस 1, ये है फोकस 2। मान लो यहां पर एक कोई प्लेनेट है, इस प्लेनेट का नाम है ए प्लेनेट, प्लेनेट का नाम क्या है, प्लेनेट ए, ठीक है। और इस सन से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर है, क्या है, आर है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मीन डिस्टेंस, ठीक है। सन से प्लेनेट तक की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं मीन डिस्टेंस, क्लियर। तो दूसरे वाला जो लॉ है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एरिया, ठीक है। क्या होता है लॉ ऑफ एरिया, कहता है कि कोई भी प्लेनेट स्वीप्स इक्वल डिस्टेंस, ना स्वीप्स इक्वल एरिया, कहता है द लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लेनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब सपोज दैट कि ये टी टाइम पर ये लाइन इसको ज्वाइन करके यहां तक स्वीप करता है, ये प्लेनेट यहां तक आ गया, मान लो ये प्लेनेट ए यहां पर आ गया, ठीक है। तो इसने एक पर्टिकुलर देखो एरिया कवर किया, देखो इसने एक पर्टिकुलर एरिया कवर किया, देखो किया कि नहीं किया, देखो तो इसने यहां पर देखो पर्टिकुलर एरिया कवर किया पर्टिकुलर एरिया। मान लो ये एरिया है एम स्क्वायर, कितना एरिया है, एम स्क्वायर, और टाइम कितना लगा, टी टाइम लगा। तो अब जो ये प्लेनेट यहां पर, यहां से यहां तक जो वो एरिया कवर करेगा, स्वीप करेगा, भाई अब देखो मीन डिस्टेंस ये होगा ही ना, तो ये जो एरिया होगा ये इस एरिया के इक्वल होगा, मतलब ये भी मीटर स्क्वायर होगा अगर इसने टी टाइम लिया है। कितना प्यारा लॉ है, समझ में आया थोड़ा बहुत, चलो फिर समझते हैं। कहता है द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन सन एंड प्लेनेट, प्लैनेट्स नहीं बोल रहा, सन एंड प्लैनेट, स्वीप्स इक्वल एरिया, सेम एरिया स्वीप करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, चाहे वो सन से दूर हो चाहे वो सन से पास हो। अब देखने में देखो ये एरिया आपको ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन देखो यहां पर प्लैनेट डिस्टेंस में है, तो डिस्टेंस में है तो लॉन्ग रेंज ज्यादा कवर करेगा। आपकी एनसीईआरटी में जो फिगर बना होगा कुछ इस तरह से बना होगा, जरा देख लीजिए। आपके जो एनसीईआरटी में फिगर बना होगा वो कुछ इस तरह से, ये है मान लो सन, ये क्या है हमारे पास, सन है, ठीक है, और यहां से ये प्लैनेट चला और यहां पर पहुंच गया, कुछ इस तरह से आपके दिया होगा, ठीक है। ये है प्लैनेट ए, यही है प्लैनेट ए, और टाइम लेता है टी, और यहां पर दिया होगा कुछ इस तरह से, यहां से लगा करके यहां तक। देखो देखने में ये एरिया ज्यादा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं, क्योंकि लेंथ ज्यादा है तो हो सकता है कि इसका एरिया सेम हो। बट लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है कि अगर वो टी टाइम में जो भी एरिया स्वीप करता है, सेम एरिया वो किसी भी पोजीशन में स्वीप करेगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा, तो क्या हम इसको यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं, तो ये होगा नो, ये एक यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन कहता है स्वीप्स या ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस, बट डिस्टेंस देखो इक्वल नहीं है। यहां पर उसने देखो इत्तू सा चला, जबकि यहां पर उसने डिस्टेंस ज्यादा कवर करी, है ना, इसलिए यूनिफॉर्म मोशन नहीं बोल सकते हैं इसको। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी नहीं बोल सकते, इसको हम लोग बोल सकते हैं ओनली द इक्वल एरिया स्वीप्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नोट बना सकते हो आप इसका। तो ये हमारे पास हो गया सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ क्या, एरिया। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, चलो बहुत बढ़िया बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें। मान लो ये हमारे पास क्या है, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है। ये है हमारे पास सन, किसी भी मान लो कोई फोकस है, इसको F2 मान लेते हैं इस बार, ये F2 है, और कोई प्लेनेट है यहां पर P, ये क्या है हमारे पास, प्लेनेट है जो कवर्ड है, ठीक है। अब इनके और इनके बीच की जो मीन डिस्टेंस है वो है R, क्या है, R, ठीक है। और इस प्लैनेट को एक रिवॉल्यूशन करने में मान लो टी टाइम लगता है, कितना लगता है, टी टाइम, ठीक है। तो क्या हम इस डिस्टेंस का और इस टाइम का कोई रिलेशन निकाल सकते हैं क्या हम, अगर हमें मान लो सन से प्लैनेट तक की डिस्टेंस पता है, तो क्या मैं उस प्लैनेट का रिवॉल्यूशन टाइम निकाल सकता हूं क्या? तो यस ऑफ कोर्स स्टूडेंट, केपलर्स लॉ की हेल्प से हम लोग उसका टाइम या फिर टाइम है तो उसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। और साथ में हम ये भी बोल सकते हैं कि ऑलवेज कोई भी प्लैनेट होगा, अगर उसके बीच की जो डिस्टेंस है सन से वो r है,
और टाइम उसको कितना लग रहा है, t लग रहा है, तो ऑलवेज जो इसका डिस्टेंस और टाइम पीरियड का रेशियो होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट निकलेगा। पूछो कैसे? मान लो ये रूल क्या है, रूल कहता है द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस। क्या कहता है? द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लेनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन बाय द प्लेनेट। is directly proportional to the square of the time taken by the planet। अब जरा देखो, ये r क्यूब किया हमने, यहां पर इक्वल लगाना है तो हमें कांस्टेंट वैल्यू चाहिए, हमने k ले लिया और ये हो गया हमारे पास t स्क्वायर। तो देखो क्या आ गया, r क्यूब अपॉन में t स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इट मीन दैट द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस and the cube of the mean distance and the square of the time taken by the planet of one revolution is always gives a constant value। बात समझ में आई? तो देखो कितनी लाजवाब रूल है कि हमें अगर पता होगा कि सन से मरकरी की डिस्टेंस कितनी है, जुपिटर की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, और उसका टाइम ऑफ रिवोल्यूशन पता होगा, तो हम एक वैल्यू कांस्टेंट निकाल सकते हैं किसी भी पोजीशन पे। और ये अगर हमारे पास वो कांस्टेंट वैल्यू गिवन है तो हम उसका टाइम पीरियड या मीन डिस्टेंस निकाल सकते हैं, है ना लाजवाब? चलो बहुत बढ़िया बात है। और इसको क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ पीरियड। क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ पीरियड। बात समझ में आई कि नहीं आई? होपफुली बात समझ में आ गई होगी। वीडियो को रोक रोक के इसके नोट्स जरूर बनाइए, समझने की कोशिश करिएगा। अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, और इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे फ्री फॉल, राइट, एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन और फ्री फॉल से रिलेटेड इक्वेशंस एंड उनके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहिए। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।